हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। आई होप आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे। तो कल हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में किया था 11th की फिजिक्स के अंदर, और सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने आपको बताया था, जैसे एक थोड़ा सा बता देता हूं मैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम और एक था FPS सिस्टम। तो इन तीन सिस्टमों में तो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने कंसिडर की थी, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन एसआई सिस्टम में हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट कंसिडर की थी, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो चलिए आज हम 1 बाय 1 उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। तो एसआई सिस्टम में 7 यूनिट थी, 1 बाय 1 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनके बारे में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में नहीं आती कि डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 केजी, इस तरह का कुछ नहीं होता। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई यूनिट्स कैसे बनाई जाती है, ठीक है, थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए। बाकी ज्यादा डीपली जाना, ज्यादा गहराई में जाना, उसकी कोई जरूरत इसमें है नहीं। तो देखिए, हमारी जो 7 यूनिट थी उसमें पहले तो थी मास, जिसको हमने कहा था किलोग्राम। उसके बाद लेंथ, जिसकी यूनिट है 1 मीटर। टाइम, जिसकी यूनिट है 1 सेकेंड। तो चलो हम 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे, बाकी भी लिखेंगे। तो सबसे पहले मास की बात करते हैं। तो मास की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। 1 केजी, किलोग्राम को हम एसआई यूनिट लेते हैं मास की, ठीक है। 1 केजी अब कैसे सेलेक्ट किया गया वो देख लीजिए। एक सिंपल सी बात है कि कोई भी यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो एक ऐसा प्रोटोटाइप लेते हैं, एक ऐसी यूनिट लेते हैं जो वर्ल्ड वाइड हर जगह पे उसको परमिशन और हर जगह वही यूज हो। ऐसा ना हो कि एक कंट्री में 1 केजी यानी कि मास की यूनिट कुछ अलग है, दूसरे कंट्री में अलग है। तो ऐसे तो जो ट्रेड्स होते हैं उसमें काफी दिक्कत आएगी। तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल यूनिट हम लेते हैं जिसे हर जगह पे कंसिडर किया जाता है, थोड़ा सा भी फर्क उसमें नहीं आ सकता। तो इसलिए जितने भी कंट्रीज थे उन सब के जो ये मेजरमेंट ब्यूरो होता है, एक एजेंसी होती है जो जिसमें सारे कंट्री शामिल होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सभी कंट्रीज से जैसे सुझाव मांगे एक तरह से, भाई हम मास की यूनिट 1 केजी लेंगे तो बताओ कितना लें। तो सब अपने अपने हिसाब से लेके आए थे। तो उनमें से एक मॉडरेट साइज का, जिसे हम यूज करते हैं, आप 1 केजी का एक मेटल का ब्लॉक होता है, उसको यूज करते हैं। तो उसमें से एक सेलेक्ट किया गया जो एक मेटेलिक ब्लॉक था कि भाई देख लीजिए, सबको उसकी एक कॉपी दी। कॉपी मीन्स सबको एक एक को दिया कि भाई सभी इसको 1 केजी कंसिडर करेंगे, और वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में 1 केजी इसी मास को माना जाएगा, ठीक है। और वो ओरिजिनल जो ब्लॉक है, वो जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ मेजरमेंट है, वहां पर उसको सिक्योरिटी के बीच में अच्छे से रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उस तरह से तो ये प्लेटिनम ईडीएम ब्लॉक होता है जिसको हमने 1 केजी कंसिडर किया है, एवरेज साइज होता है। दूसरा लेंथ, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो 1 मीटर लेंथ किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, अब ये चीज देखनी थी। देखिए, यूनिट बनाते वक्त एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि बाई चांस यूनिट जो हमने बनाई वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, किसी भी तरह से मान लो डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, तो उसको हम एग्जैक्टली सेम प्रिसाइज यूनिट बना सके, सेम उसी यूनिट को दोबारा से प्रोड्यूस कर सके। एक ऐसी हमारे पास कोई टेक्निक होनी चाहिए, कोई इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए कि जिससे हम उस यूनिट को दोबारा से रीजनरेट कर सके, चाहे वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो। तो 1 मीटर, अब हमने जो लेंथ ली हुई है, तो हमने किसे 1 मीटर लिया हुआ है, ठीक है। किस लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे, किस लेंथ को हम उसको यूनिट बनाएंगे कि भाई ये 1 मीटर है। तो इसमें भी क्या था कि मान लो हम सभी वर्ल्ड वाइड सबसे पूछते हैं, तो कोई अपने अपने हिसाब से बना के ला रहा है, कोई कुछ बना के ला रहा है, कोई कुछ बना के ला रहा है। तो एक को सेलेक्ट किया गया, और फिर इसके बारे में ये कहा गया कि बाई चांस ये जैसे कहीं भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मान लो भाई ये हमने जैसे एक मेटल का रोड ले लिया
और इस रोड की लेंथ को हमने 1 मीटर कहा, तो इस 1 मीटर को बाई चांस कल को गुम हो जाए या कोई कंट्री इसको कम ज्यादा कर ले तो अब कैसे करेंगे? तो हाँ भाई बात तो सही है कि कोई यूनिट को अपने हिसाब से थोड़ा कम कर ले, हम तो ऐसे लेके आए थे, काट ले या उसको बढ़ा ले तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया गया। क्या तरीका अपनाया गया मैं बताता हूं आपको। देखिए, हर रेडिएशन की वेवलेंथ होती है। आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा होगा वेवलेंथ, जिसे हम हिंदी में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? एक वेव की लेंथ, जैसे ये वेव है तो इस लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। 9th क्लास में बेटा आपने ध्वनि के अंदर, साउंड के अंदर पढ़ा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रप्स, ठीक है, उसे वेवलेंथ कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है ये आपको 11th में बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, लास्ट यूनिट है लेकिन वो, कि जब वेवलेंथ क्या होता है कि वेव कैसे जाती है? वाइब्रेशन से, एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन, तीसरे वाइब्रेशन। तो पहला जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो जितने टाइम में वो एक वाइब्रेशन पूरा करता है उसे क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। जितने टाइम वो एक वाइब्रेशन पूरा करता है उतने टाइम में ये डिस्टरबेंस कितनी दूर तक चला गया, उस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। हर रेडिएशन की अपनी अलग अलग होती है, हर कलर की रेडिएशन होती है उनकी सबकी अलग अलग होती है, हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन की सबकी अपनी अलग अलग होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस को। अब एक बात बताओ, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं कोई रेडिएशन ले ली, हमने सपोज रेड कलर की रेडिएशन ले ली, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। एक रेड कलर की हमने रेडिएशन ले ली और उसकी वेवलेंथ को हमने कंसीडर, हम पता है कि ये वेव है, एक वेव यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मान लो मैं कहता हूं कि भाई 10 करोड़ वेव्स, ये तो एक वेव है, ऐसे 10 करोड़ वेव्स जितनी डिस्टेंस में आएंगी उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहेंगे। 10 करोड़ वेव्स, एक 10 करोड़ वेव ले लीजिए, जैसे हमने वेवलेंथ एक इतनी बड़ी थोड़ी होती है, रेडिएशन की तो बहुत माइक्रोन में होती है, नैनो में होती है। तो ऐसे 10 करोड़ वेव्स हम लें और वो 10 करोड़ वेव्स जितनी लेंथ में आएंगी उस लेंथ को हम 1 मीटर कहेंगे। तो अब इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता कि मान लो किसी ने चीटिंग की कि भाई हमारे कंट्री में तो 1 मीटर इतना था जी, हम तो वहां से लेके आए थे, तो आ जाओ भाई कंपेयर करते हैं कि ये 1 मीटर उतना होना चाहिए कि इसमें 10 करोड़ रेड कलर की वेवलेंथ होनी चाहिए। अब वो करते तो नहीं आती है, तो इसका मतलब पकड़ा गया ना वो। और बाई चांस मीटर स्केल गुम हो जाए, कहीं भी खो जाए जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप में रखा हुआ है, तो हम इसे इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोबारा से 10 करोड़ वेव की वेवलेंथ को लेंगे और ये लो जी 1 मीटर तैयार, एग्जैक्टली उसी लेंथ का, बिल्कुल प्रेसाइज, कोई एरर नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यदि प्रेसिशन में, मतलब मेजरमेंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातें देखिए, कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे किसी भी कार के कंपोनेंट्स है, कोई एक कंपोनेंट बदलना है, दोबारा बन के आया कंपोनेंट बदलना, यदि साइज 1 माइक्रोन भी कम ज्यादा हो गया तो वो उसमें फिट ही नहीं बैठेगा, फिट बैठेगा मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो साइज और यूनिट इसलिए हमें वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली सेम रखनी होती है, ओके। तो ये हो गया लेंथ के लिए। ऐसे ही हो गया फिर टाइम। तो टाइम की एसआई यूनिट क्या बताई हमने? सेकंड। अब 1 सेकंड, टाइम मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड मींस ड्यूरेशन। किस ड्यूरेशन को हम 1 सेकंड कहेंगे? अब सबका अपना अपना नजरिया था भाई टाइम की यूनिट क्या बनाए, तो किसको हम कहें, तो 1 सेकंड। कोई कह रहा है कि हम जैसे पेंडुलम ले लें। अब टाइम पीरियड कोई भी चीज वो मेजर करेगी जो पीरियोडिक होगी, जो रिपीट करती है अपने आप को। जैसे पेंडुलम ले लिया, मतलब पेंडुलम 1 मीटर का ले लिया, जैसे मान लो 1 मीटर का एक पेंडुलम ले लिया और बोला कि वो एक ऑसिलेशन जितने टाइम में पूरा करता है उसे 1 सेकंड कहेंगे। किसी ने ये कहा, कोई कुछ कह रहा है कि भाई जितने टाइम में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व, एक रिवोल्यूशन पूरा करती है उसे 1 सेकंड कहेंगे। कोई कुछ ऐसे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन यूनिट बनाते वक्त बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। यूनिट का साइज ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, दोबारा से प्रोड्यूस की जा सके, ऐसा सब कुछ होता है। तो यहाँ 1 सेकेंड ड्यूरेशन किसको लेंगे, यहां भी फिर किसी रेडिएशन की हेल्प ली गई प्रेसिशन के लिए, 0 एरर के लिए। तो यहां पर देखो, ये जितने टाइम में एक वेव कंप्लीट होती है इसे टाइम पीरियड कहते हैं ना, ठीक है। तो ये भी रेडिएशन की फॉर्म में ली कि भाई जितने टाइम, जितनी जैसे मान लो 1 करोड़ रेडिएशन, बोला 1 करोड़ रेडिएशन जितने टाइम में कंप्लीट होंगी उस टाइम को 1 सेकंड कहेंगे। अब बताओ, गड़बड़ हो ही नहीं सकती।
तो यहां भी हम टाइम पीरियड किसकी फॉर्म में ले सकते हैं, वेव की जो फ्रीक्वेंसी है या वेव का जो टाइम पीरियड है उसकी फॉर्म में हम ले सकते हैं कि भाई 50 करोड़ वेव्स कितने टाइम में कंप्लीट होती है, उसे हम 1 सेकंड कह देंगे। तो इस तरह से इसको लिया गया था। तो ये तीन जो बेसिक थी इनके बारे में मैंने आपको बताया, आप जस्ट इसको समझ लें और बाकी आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ लिखने की या कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है केल्विन, ठीक है, केल्विन ये होती है केल्विन। 1 केल्विन किसको कहते हैं, जैसे केल्विन इसको कैसे डिफाइन किया गया कि जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, अभी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में पढ़ेंगे, एक ऐसे टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू होती है जिसपे कोई मटेरियल तीनों स्टेट में मिलता है, तीनों फेज में मिलता है। हर मटेरियल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू होती है जिसपे वो मटेरियल तीनों स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलता है। तो वाटर का भी ऐसा ही होता है, वाटर का भी होता है ट्रिपल पॉइंट, वाटर का भी होता है। मतलब वाटर के लिए भी एक ऐसा टेम्परेचर और एक ऐसे प्रेशर, दोनों वैल्यू वही होनी चाहिए, वही टेम्परेचर और प्रेशर भी वही। ये नहीं कि टेम्परेचर तो वो लेकिन प्रेशर वो नहीं है, या प्रेशर वो है टेम्परेचर वो नहीं है, नहीं, दोनों वैल्यू वही होनी चाहिए जो उसके लिए फिक्स है। तो वाटर के लिए भी एक ट्रिपल पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर की वैल्यू होती है जिसपे वाटर तीनों फेज में एक साथ एग्जिस्ट करता है। वाटर आपको आइस की फॉर्म में भी मिलेगा, स्टीम की फॉर्म में मिलेगा और लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसलिए कहते हैं ट्रिपल पॉइंट क्योंकि इसमें तीनों फेज एक साथ होती है। तो 1 केल्विन किसको बताया, बोला कि 1 केल्विन वाटर का जो 1 ट्रिपल पॉइंट है, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है उसका 1/273.15, मतलब क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसपे वाटर एग्जिस्ट करता है, तो वो 1 केल्विन। तो 1 केल्विन इज 1/273.15 टाइम्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसी तरह से फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एसआई यूनिट एम्पियर होती है। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, 12th क्लास में तो आप अच्छे तरह से समझ जाओगे, मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। यहाँ पे ये जैसे 2 वायर है, ठीक है, इन दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब 2 वायर हो और दोनों में करंट फ्लो हो रहा हो तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। ये 2 वायर है और दोनों पास में रखी है, इनके अंदर करंट जा रहा है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, ठीक है। तो देखिए मान लो इनके बीच में डिस्टेंस हो 1 मीटर, डिस्टेंस इज 1 मीटर, करंट इनमें सेम फ्लो हो रहा है, मान लो I, और 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, सेम करंट फ्लो हो रहा है I दोनों में, ठीक है, और वैक्यूम में रखे हैं। तो इनमें हम 1 एम्पियर करंट कब कहेंगे कि इसमें भी 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर है। ये करंट हम कब कहेंगे कि दोनों में 1 एम्पियर है, जब ये दोनों एक दूसरे पर यूनिट लेंथ, एक दूसरे पर यूनिट लेंथ मतलब एक दूसरे के ऊपर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स एक्सर्ट करे उसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यदि 2 वायर एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हो और वैक्यूम में रहकर वो एक दूसरे पे इतना फोर्स एक्सर्ट करती हैं पर यूनिट लेंथ, तो दोनों वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 1 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू 2 wires is said to be 1 ampere if they are placed 1 meter apart in vacuum and interact each other with force 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। दोनों एक दूसरे पर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स लगाए तो हम कहेंगे कि वो उनमें करंट जो जा रहा है वो 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब है इसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके बाद बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर ये भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है ना, जिसकी यूनिट होती है 1 मोल। क्वांटिटी ऑफ मैटर की हम यूनिट क्या लेते हैं, मोल। और 1 मोल क्या होता है, किसे कहते हैं 1 मोल? 1 मोल इज दैट क्वांटिटी ऑफ मैटर, कौन सी, विच कंटेन्स
जिसके अंदर क्या होते हैं, विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट क्वांटिटी। तो 1 मोल जिसमें वो क्वांटिटी, जैसे 1 डजन, 1 डजन क्या होता है 12 आर्टिकल, जब 12 आर्टिकल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं 1 डजन, 12 आर्टिकल्स 1 डजन। ऐसे ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो उसे 1 मोल कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 1 मोल में कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। उसके बाद आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये रेडिएशन की इंटेंसिटी के बारे में होती है कि यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन इंसिडेंट होती है जब वो एरिया रेडिएशन के परपेंडिकुलर रखा हो। कोई भी एरिया रेडिएशन के परपेंडिकुलर हो तो यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में कितनी रेडिएशन इंसिडेंट करेगा वो 1 कैंडेला होती है, ये इंटेंसिटी की यूनिट होती है। इसके बाद था प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन। अब ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और ये इसकी रेडियस। तो सर्कल है ये और ये इसकी रेडियस है और हम एक आर्क ले लेते हैं ये। ठीक है, ये आर्क है, इसकी लेंथ l ले लेते हैं। तो ये जो आर्क, ये सर्कल है, ध्यान रखना ये सर्कल है और ये सर्कल की एक आर्क ली हमने। तो ये आर्क सेंटर के ऊपर जितना एंगल सबटेंड कर रही है इसे प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, ये प्लेन एंगल है। और प्लेन एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। और एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। जब ये फॉर्मूला लागू होता है एंगल मस्ट बी इन रेडियन। तो ये प्लेन एंगल है और प्लेन एंगल की SI यूनिट होती है रेडियन। और 1 रेडियन कब होगा, ये इसको 1 कब कहेंगे, जब L और R दोनों इक्वल हो जाए। तो L और R इक्वल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, रेडियन। सो 1 रेडियन एंगल कब होगा, 1 रेडियन एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस। कोई भी आर्क जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के, तो वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी वो 1 रेडियन होगा। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला बेटा ये है आर्क अपॉन रेडियस। ये ध्यान रखें, जब एंगल किस में हो, रेडियन में, तो प्लेन एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। और जब आर्क और रेडियस इक्वल होंगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 1 रेडियन। ठीक है, लास्ट है हमारा स्टेरेडियन, जो किसका है, सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल की मैंने बताई थी यूनिट स्टेरेडियन। ये स्फीयर है, पहले क्या था सर्कल, ये स्फीयर है। स्फीयर के सरफेस पे हम कोई एरिया ले लें, जैसे कोई एरिया ले लिया हमने स्फीयर के सरफेस पे, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये 3D में एक एंगल बनेगा। सॉलिड एंगल है 3D में, किस तरह से, जैसे सॉफ्टी होती है जो हम आइसक्रीम खाते हैं, कोन जो होता है आपने देखा होगा, तो ये कोन में ये क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ सेंटर पे ये जो एंगल बना रहे हैं ये सॉलिड एंगल होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे एक एरिया लिया हमने, मान लो कितना ds, r इसकी रेडियस है। तो ये जो, तो बेटा ये जैसे सॉलिड एंगल है, तो इस सॉलिड एंगल जैसे उसमें क्या था आर्क अपॉन रेडियस, तो इसमें आर्क की जगह हम क्या लेंगे, ये सॉलिड एंगल है, आर्क की जगह एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। आर्क की जगह एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये लेंथ स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और ds इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाए तो ds बाई ds ये आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया इक्वल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस स्क्वायर या
रेडियस स्क्वायर एट द सेंटर, इसे स्टेरेडियन कहते हैं। तो आप इन्हें थोड़ा सा वैसे समझ ले, याद कर ले, और ज्यादा इसके बारे में डीप जाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।